गुड मॉर्निंग। मैं अशोक पटवा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास का विषय है भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपीय व्यापारी के रूप में आए और देखते देखते उन्होंने भारत के ऊपर अपना सैनिक अधिकार स्थापित कर लिया। तो आज हमारी क्लास का यही विषय है कि कैसे भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ। हम देखते हैं प्राचीन काल से ही भारत में यूरोपीय व्यापार के सिलसिले में भारत में आते रहे। खासकर प्राचीन भारत में हम देखें तो ये उल्लेख मिलता है कि जो सिल्क रूट था, रेशम मार्ग, उस रेशम मार्ग से होकर यूरोप के लोग भारत में व्यापार करने आते थे और भारत से आयात और निर्यात दोनों होता था। और इस यूरोपीय व्यापार में खासकर रोम और यूनान, इन देशों के व्यापारी कुछ ज़्यादा आए। यहाँ तक कि काली मिर्च और रेशम यूनानी लोगों को इतनी ज़्यादा प्रिय थी कि वो इसका पेमेंट, इसका भुगतान सोने के रूप में करते थे। प्राचीन भारत में हम देखें तो सिर्फ काली मिर्च और रेशम ही नहीं, बल्कि यहाँ की तलवारें बहुत बिकती थीं, यहाँ के बोलने वाले पशु पक्षी बहुत बिकते थे, यहाँ के गरम मसाला बहुत बिकता था। तो कुल मिला के प्राचीन विश्व के व्यापार में भारतीय वस्तुएं बहुत ज़्यादा बिक्री होती थी। यही कारण है कि प्राचीन भारत में पूरे विश्व का सोना इकट्ठा होता चला गया और हमारा जो भारत है वो सोने की चिड़िया बन गया। लेकिन हम देखें मध्यकाल में क्या हुआ, इस सिल्क रूट, रेशम मार्ग पर अरब का अधिकार हो गया। यूरोपियों को भारत आने से रोक दिया और भारत से वस्तुएं खरीद कर वो यूरोप के व्यापारी को बेचने लग गए। मीडिएटर के रूप में वो पैसे कमाने लग गए और यूरोपियों को इस रूट पर आने ही नहीं दिया। और भारत की जो वस्तुएं हैं वो यूरोप के जिनेवा में, वेनिस में बिकती थी और वेनिस और जिनेवा से ही पूरे यूरोप में पहुंचती थी। निश्चित है मीडिएटर ज़्यादा थे, इसलिए बहुत ज़्यादा महंगी कीमत में बिकती थी। तो यूरोप के जो देश थे वो इस दिशा में सोचने लग गए कि कैसे भारत और दक्षिण एशिया का रास्ता पता किया जाए। तो नए रास्ते की खोज का सिलसिला चालू हुआ। बहुत सारे समुद्री यात्री निकल पड़े और वहाँ के राजाओं ने भी बहुत मदद किया यात्रियों की, पैसे से भी मदद, जहाज़ से भी मदद। देखिए यूरोप के लोग मांसाहारी थे और मांस को प्रोटेक्ट लंबे समय तक चलाने के लिए गरम मसाला बहुत ज़रूरी था। और कुछ यूरोपी सोने की खदान खोजने के लिए, चांदी की, हीरे की खदान खोजने के लिए निकल पड़े। बहुत सारे यूरोपी निकले और इन बहुत सारे यूरोपी यात्रियों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए तीन। कौन कौन तीन? पहला कोलंबस जिसके द्वारा अमेरिका की खोज की गई, क्रिस्टोफर कोलंबस। दूसरा यात्री हम देखें वो था वास्को डी गामा, तब 1498 में, ठीक है। और तीसरा समुद्री यात्री था कैप्टन कुक। नाम सुने होंगे, कैप्टन कुक। इनका नाम था जेम्स कुक, लोग इनको कैप्टन कुक कहते थे। तो तीसरा यात्री हम देखें वो था जेम्स कुक। ये जेम्स कुक कहाँ का था? तो याद रखिएगा ये अंग्रेज़ था, ब्रिटेन का था। और इसके द्वारा 1770 में ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई। तो ये तीन बहुत बड़ी बड़ी खोजें हैं। कोलंबस की बात करें तो कोलंबस एक्चुअल में भारत को खोजने निकला था, लेकिन गलत दिशा में जाकर उसने अमेरिका को खोज लिया। उसको लगा कि यही इंडिया है। बाद में पता चला ये इंडिया नहीं है, इंडिया तो उस जस्ट अपोजिट साइड में है। तो उस समय अमेरिका को नाम दिया गया नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड। फिर आगे चलकर अमेरिका को अंदर अंदर में ढूंढा गया और व्यवस्थित तरीके से प्रसार किया गया। तो इस काम को एक भूगोल के वैज्ञानिक ने किया था, अमेरिगो वेस्पुची। और इन्हीं अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका का नाम जो है वो अमेरिका पड़ा। तो याद रखिएगा कोलंबस ने किसकी खोज किया था? अमेरिका की खोज किया था, ठीक है। और हम देखें दूसरे यात्री थे वास्को डी गामा, और ये पुर्तगाल के थे। ये भी भारत को खोजने निकले और केप ऑफ गुड होप कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। उत्तम आशा अंतरीप भी कहा जाता है। उत्तम आशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप होते हुए दक्षिण अफ्रीका से घूमते हुए ये भारत की ओर निकल पड़े, भारत की ओर मुड़ गए और भारत और दक्षिण एशिया की खोज कर लिया। और इन्हीं की खोजों से क्या हुआ कि पीछे पीछे फिर पुर्तगाल तो आया ही, और भी यूरोपीय देश की बहुत सारी कंपनियां भारत में आके व्यापार करने लग गई। हम देखें बहुत सारे यूरोपीय देश की कंपनियां आई,
लेकिन उन बहुत सारे यूरोपीय देशों में 4 ही देश की यूरोपीय कंपनियां भारत में काफ़ी समय तक व्यापार करती रहीं और उन चारों कंपनियों का नाम और उनकी स्थापना का समय यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं। क्यों लिख दिया हूँ? क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। एस्तादो दा इंडिया पुर्तगाल की थी और इसकी स्थापना कब हुई? 1498। वेरिंग द ओस्ट इंडीसे कंपनी कहाँ की थी? तो याद रखिएगा डच कंपनी थी। डच मतलब हॉलैंड, नीदरलैंड भी कहते हैं। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? हॉलैंड। और इसकी स्थापना 1602 में हुई थी। तीसरी देखिएगा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। इसकी स्थापना वैसे तो सन 1599 में हुई, लेकिन इसको ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 15 साल के व्यापार का एकाधिकार सन 1600 में मिला, 31 दिसंबर सन 1600। तो इसकी स्थापना का समय प्राय 1600 ही माना जाता, 31 दिसंबर 1600। ठीक है। और चौथी कंपनी है फ्रांसीसियों की कंपनी देस इंडीज ओरिएंटलेज और इसकी स्थापना हुई 1664 में। तो ये 4 प्रमुख कंपनियां भारत में आकर व्यापार करने लग गईं और भी बहुत सारे यूरोपीय देश थे और इन सारे यूरोपीय देश की कंपनियों में भारत से व्यापार पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार करने के सिलसिले में मनमुटाव बढ़ता चला गया और ये मनमुटाव इतना बढ़ा कि इन यूरोपीय देशों में आपस में युद्ध होने लगे। भारत से व्यापार कौन ज़्यादा करेगा इस विषय को लेकर युद्ध होने चालू हो गए और इन आपसी युद्धों में हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने अन्य यूरोपीय देशों को न केवल पराजित कर दिया बल्कि भारतीय व्यापार के ऊपर अंग्रेज़ों का एकाधिकार मोनोपोली स्थापित हो गया। और जब उनकी मोनोपोली स्थापित हो गई तो उनकी महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। व्यापारिक एकाधिकार से वो एक कदम और आगे बढ़े और सैनिक एकाधिकार करने की दिशा में सोचने लग गए। तो ये आज की क्लास का विषय है। इसकी शुरुआत हम करेंगे भारत की खोज इसके द्वारा की गई वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। तो याद रखिएगा भारत में आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? वास्को डिगामा। और ये भारत कब आया था? 1498 में आया था। कहाँ पर आया था इसे हम देखेंगे। उसके पहले एक रिक्वेस्ट कि आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जीके जीएस के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर हमारे चैनल पर रोज़ वीडियो आती हैं, रोज़ वीडियो डाले जाएंगे। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक करिए ताकि रोज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पर मिल जाए। तो ये रिक्वेस्ट है हमारी, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। हम देखें क्लास में तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए 1498 में और पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा। कहाँ पर आया? तो याद रखिएगा कालीकट। ये कालीकट नाम की जगह कहाँ पर है? तो मालाबार तट, जिसको आज हम केरल कहते हैं, वहाँ पर आया और वहाँ पे राजा थे राजा जमोरिन। तो वास्को डिगामा व्यवहार कुशल होने के कारण राजा जमोरिन के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध बन गए और इन संबंधों का फ़ायदा ये निकला कि वास्को डिगामा को पुर्तगाल और भारत के बीच में व्यापार करने की अनुमति मिल गई और वास्को डिगामा इतनी अच्छी अनुमति लेके वापस अपने देश पुर्तगाल चला गया। और जब वो वापस गया भारत से जितनी भी वस्तुएं खरीद कर ले गया और वहाँ जाके यूरोप में बेचा तो वास्को डिगामा को इस व्यापार में 60 गुना का फ़ायदा हुआ, 60 टाइम प्रॉफिट हुआ। मतलब 1 रुपये की अगर लागत आई तो 60 रुपया प्रॉफिट हुआ। इतना ज़बरदस्त मुनाफा, इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट कि पुर्तगाल के राजा को लगा कि क्यों ना भारत से व्यापार को व्यवस्थित किया जाए, भारत में व्यापार को और ज़्यादा विस्तृत किया जाए। इसी दिशा में पुर्तगाली राजा के द्वारा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया गया। पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा फ्रांसिस्को डी आल्मीडा। 1505 में 1505 में फ्रांसिस्को डी आल्मीडा को भारत में पुर्तगाल का वायसराय नियुक्त किया गया और इसके द्वारा काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई गई, खासकर समुद्र में आल्मीडा के द्वारा जो एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई गई उसको नाम दिया गया ब्लू वाटर पॉलिसी। तो याद रखिएगा ब्लू वाटर पॉलिसी
किसके द्वारा चलाई गई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा ये नीति चलाई गई। आखिर ये नीति क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? समुद्र पे एकाधिकार, मतलब समुद्र में किसी भी जहाज़ को आना है जाना है तो बिना पुर्तगाली अनुमति के आप आ या जा नहीं सकते। तो समुद्र पे अधिकार करने की नीति थी, उसको नाम दिया गया ब्लू वाटर पॉलिसी। याद रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कुल मिला के अल्मीडा 1509 में 1509 में मिस्र में, जिसको इजिप्ट भी कहते हैं, मिस्र में युद्ध करते हुए मारा गया। और जब अल्मीडा मारा गया तो तुरंत उसके बदले में अगला पुर्तगाली वायसराय बनाया गया। किसको? एल्बुकर्क, अल्फांसो डी एल्बुकर्क। 1509 में ये पुर्तगाली वायसराय बना और एल्बुकर्क का पुर्तगालियों में वही स्थान है जो स्थान अंग्रेज़ों के ईस्ट इंडिया कंपनी में लॉर्ड क्लाइव का है। कहने का मतलब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको कहा गया है? लॉर्ड क्लाइव। वैसे ही भारत में पुर्तगाली कंपनी को शक्तिशाली बनाने में, मजबूत बनाने में किसका नाम आता है? एल्बुकर्क। और एल्बुकर्क ने क्या किया? अगले ही साल 1510 में गोवा को छीन लिया, गोवा को जीत लिया कह सकते हैं। 1510 में गोवा को जीत लिया। किससे? बीजापुर के राजा थे यूसुफ आदिल शाह। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ामों में पूछा जाता है। कहाँ के राजा थे? बीजापुर के नवाब थे। और इनसे 1510 में गोवा को एल्बुकर्क ने छीन लिया और यही गोवा फिर भारत में पुर्तगालियों के व्यापार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का केंद्र बन गई। आगे चलकर 1530 में 1530 में इसी गोवा को राजधानी बना दिया गया। पुर्तगालियों के द्वारा अपने क्रियाकलाप की राजधानी के रूप में गोवा को तय कर दिया गया। कब? 1530 में। तो 1530 के पहले क्या हुआ करती थी गोवा पुर्तगालियों की राजधानी? तो याद रखिएगा, कोचीन, केरल में कोचीन, यहीं से पुर्तगाली भारत में आए थे। तो पुर्तगालियों का सारी एक्टिविटी का जो केंद्र था, सेंटर पॉइंट था, वो कोचीन था। और जब गोवा जैसा महत्वपूर्ण बंदरगाह उनके पास 1510 में आ गया तो उन्होंने क्या किया? गोवा को ही अपना केंद्र बना लिया। कब? 1530 में, 1530 में। ठीक है, हम देखें एल्बुकर्क की मृत्यु हो गई 1515 में, 1515 में। और उसकी मृत्यु के बाद पुर्तगाली फिर कभी भी मजबूत नहीं हो पाए। जब तक एल्बुकर्क रहा तब तक उसने पुर्तगालियों को बहुत मजबूत किया। इवन भारत में भी और बंगाल की खाड़ी में जो मसाला द्वीप थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब के ऊपर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। इतना मजबूत कर चुका था एल्बुकर्क। 1515 में, 1515 में इसकी मृत्यु हुई। इसके बाद फिर पुर्तगाली एक्टिविटी जो है धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उसका आंसर कि एल्बुकर्क की समाधि कहाँ पर है। ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, नहीं बता पाएंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। बहरहाल पुर्तगालियों की बात हो रही है तो पुर्तगाली धीरे धीरे कमज़ोर होते चले गए और उस समय स्पेशली और ज़्यादा कमज़ोर हो गए 1580 में, 1580 में। 1580 में क्या हुआ? 1580 में स्पेन के द्वारा पुर्तगाल के ऊपर अधिकार कर लिया गया। मतलब पुर्तगाल का अस्तित्व ख़त्म हो गया, पुर्तगाल को स्पेन में शामिल कर लिया गया। तो फिर पुर्तगाली कंपनियों को मदद कहाँ से मिलेगी? इसलिए पुर्तगाली कंपनी धीरे धीरे इतनी कमज़ोर हो गई कि आगे चलकर हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों के रहम व करम में ये भारत में, गोवा में अपना अधिकार बनाए रखी। और आगे चलकर हम देखें 1588 में क्या हुआ? तो 1588 में यहाँ देख रहे हैं, 1588 में आर्मीडा की विजय। 1588 में क्या हुआ? आर्मीडा एक जहाजी बेड़ा था, बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा था। किसका? स्पेन का। कौन सा स्पेन? जिसने पुर्तगाल के ऊपर अधिकार करके पुर्तगाल को अपने में शामिल कर लिया था। और उस समय यूरोप में सबसे शक्तिशाली समुद्री सेना करें स्पेन की थी। तो 1588 में स्पेन और ब्रिटेन के बीच में युद्ध हुआ। आर्मीडा नाम का जो जहाजी बेड़ा स्पेनिश था, स्पेनिश जहाजी बेड़ा, वो इस युद्ध में 1588 में पराजित हो गया। और इसके पराजित होने के बाद भारत में पुर्तगाली व्यापार
और ज़्यादा कमज़ोर हो गया। और इस युद्ध का बहुत बड़ा परिणाम ये निकला कि अब यूरोप में सबसे शक्तिशाली समुद्री सेना जो है वो अंग्रेज़ों की हो गई। और अब वो स्पेन और पुर्तगाल को पीछे करके पूर्वी देशों में, खासकर साउथ एशियन कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। और आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि अंग्रेज़ों की कंपनी भी देखिएगा इसी समय बनाई गई 1599 में। हम देखते हैं अंग्रेज़ों के रहम करम से ही पुर्तगाली भारत में लंबे समय तक रहे। इवन अंग्रेज़ भारत छोड़ के 1947 में वापस भी चले गए, तो भी भारत में पुर्तगाली गोवा को केंद्र बना के राज करते ही रहे हैं। तो यूरोपियों का सबसे पहले गुलाम बनने वाला क्षेत्र भी कौन? गोवा। और सबसे बाद में आज़ाद होने वाला क्षेत्र भी भारत में कौन सा है? गोवा। गोवा में पुर्तगालियों का शासन 1961 तक था। 1961 तक था। अंग्रेज 47 में चले गए, उसके बावजूद गोवा में पुर्तगाली स्थापित रहे और आराम से नहीं गए, काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करके इनको भगाना पड़ा। याद रखिएगा 1961 में पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा इस सिल्वा। तो याद रखिएगा कि 1961 में जब पुर्तगाल गोवा को छोड़कर वापस चले गए, गोवा भारत में आ गया, उस समय वहाँ का पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो नाम को याद रखिएगा, मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा। ठीक है। इसी को दूसरे शब्दों में कैसे पूछ सकता है कि गोवा का अंतिम पुर्तगाली वायसराय कौन था? 1961 में वायसराय थे। ठीक है। इसी प्रकार एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब भारत आज़ाद हो रहा था, कब? 1947 में। तो उस समय गोवा का पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो आप याद रखिएगा कि उस समय कब? 1947 में जोस फरेरा बोस्सा। जब भारत आज़ाद हो रहा था, अंग्रेज भारत से छोड़ के जा रहे थे, उस समय गोवा पुर्तगालियों के पास ही था और गोवा का वायसराय पुर्तगाली कौन था? जोस फरेरा बोस्सा। तो इनको जरूर याद रखिएगा, इनका नाम भी, और इनका नाम भी आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पुर्तगाली शक्ति जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई, खासकर एल्बुकर्क की मृत्यु के बाद। ठीक है। हम देखते हैं भारत में आने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनी थी डच, मतलब नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी कहा गया, उनकी कंपनी। तो यहाँ पे लिखा भी है, ये पुर्तगालियों कंपनी का नाम था एस्तादो दा इंडिया, और डचों की कंपनी का नाम देखिएगा वेरिंग दे ओस्ट इंडिसे कंपनी 1602 में बनाई गई। ठीक है। और पहला डच यात्री जो भारत में आया वो था कौन? तो याद रखिएगा कार्नेलिस हस्तमान। और ये भारत में कब आया था? तो याद रखिएगा 1596 में ये भारत आया, कार्नेलिस हस्तमान। और डचों के द्वारा भारत में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा 1605 मुसलीपट्टनम में, मुसलीपट्टनम में स्थापित हुई। और इसी समय क्या हुआ कि जो बंगाल की खाड़ी में मसाला द्वीप थे, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, तो उन क्षेत्रों में क्या हुआ कि डचों ने पुर्तगालियों को भगा दिया और उन मसाला द्वीपों पर डचों का कब्जा हो गया। और जब डचों का कब्जा मसाला द्वीपों पर हो गया तो डच फिर भारत की ओर ध्यान कम देने लगे और इंडोनेशिया और मलेशिया पर ज़्यादा ध्यान देने लग गए। ठीक है। इस समय के हम देखें तो डच लोग जो हैं मुख्यतः भारत में क्या नील खरीदते थे, शोला खरीदते थे, अफीम खरीदते थे, सूती वस्त्र, ये सब ले आके यूरोप में बेचते थे। तो 1605 में ही हम देखें क्या हुआ कि पहली व्यापारिक कोठी स्थापित हुई और इसी समय इंडोनेशिया और मलेशिया के क्षेत्र डचों के पास आ गए, तो उनका ध्यान जो है उस ओर चला गया। और फिर अब पुर्तगाली जब ख़त्म हो गए तो डचों का संघर्ष अंग्रेज़ों से चालू हो गया। डच अंग्रेज़ दोनों में ज़बरदस्त युद्ध हुआ और इस युद्ध का समापन हुआ 1659 से। 1659 में बेदरा का युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध। और इस बेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को पराजित कर दिया। याद रखिएगा बेदरा का युद्ध कौन से अंग्रेज कैप्टन के नेतृत्व में लड़ा गया? तो लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव जिनको भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा गया, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया और डचों को भारत में बुरी तरह पराजित कर दिया गया।
और इस बेदरा युद्ध के बाद डचों और अंग्रेज़ों दोनों में इस बात को लेकर समझौता हो गया कि डच भारत की ओर ध्यान न दें और अंग्रेज़ इंडोनेशिया मलेशिया की ओर ध्यान न दें। मतलब भारत में अंग्रेज़ों का विशेषाधिकार डचों ने मान लिया और मलेशिया और इंडोनेशिया के क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने डचों का विशेषाधिकार मान लिया। और यही कारण है कि दोनों पक्षों में शांति हो गई। वो डच लोग उधर चले गए और अंग्रेज़ भारत में रह गए। ठीक है, तो इस तरह से डच शक्ति भी समाप्त हुई। पुर्तगाली पहले समाप्त हो गए। इसके बाद बेदरा के युद्ध से डचों का भी भारत में समापन हो गया। इसके बाद हम देखें तो तीसरे नंबर पे भारत में कौन आए? अंग्रेज़। और अंग्रेज़ों के द्वारा हम देखते हैं खासकर आर्मीडा की विजय के बाद उनका पूर्वी देशों में, खासकर साउथ एशियन देशों में व्यापार करने के लिए हौसला बहुत बढ़ गया था। तो इसी विषय को लेकर वहाँ पे मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का एक व्यापारियों का ग्रुप था। याद रखिएगा क्या नाम था? मर्चेंट एडवेंचर्स। और व्यापारियों के इसी ग्रुप के द्वारा 1599 में इस कंपनी की स्थापना की गई, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। ठीक है, और इस कंपनी को 31 दिसंबर सन 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार 15 साल के लिए दे दिया गया। ठीक है, तो डेट को याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1600। क्यों? एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो डेट को भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, 31 दिसंबर 1600। और ये भी याद रखिएगा कि उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। और इसके साथ तुलनात्मक रूप से आप ये भी याद रखिएगा कि उस समय भारत का राजा कौन था? तो उस समय भारत का राजा था अकबर महान। अगर हम 1600 के भारत और 1600 के ब्रिटेन की तुलना करें तो ब्रिटेन भारत के सामने कुछ था ही नहीं। वहाँ की खेती बाड़ी ऐसी कि साल में सिर्फ एक ही फसल बोते थे। मतलब 3 सीज़न होता है खेती का, तो 2 सीज़न अपने खेतों को खाली रखते थे ताकि ज़मीन का उपजाऊपन वापस आए, और 1 सीज़न में बुआई करते थे। और फसल के नाम पे सिर्फ आलू उगाते थे। कहने का मतलब ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी सभी मामले में अंग्रेज़ सन 1600 में भारत से बहुत पीछे थे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन लोगों के द्वारा कंपनी बनाई गई और मसालों के व्यापार के सिलसिले में निकल पड़े। इस कंपनी की पहली यात्रा मसाले के सिलसिले में ही 1601 में हुई थी, पहली यात्रा मसाले की खोज में। ठीक है, हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा पहला एक दूध बनाकर भेजा गया हॉकिंस को, और हॉकिंस भारत में आया कौन? हॉकिंस 1608 में। और उस समय ब्रिटेन के राजा थे जेम्स प्रथम, याद रखिएगा इनका नाम। इन्हीं का एक पत्र लेकर, एक विशेष पत्र लेकर हॉकिंस जो है भारत में पहुंचा, सूरत में पहुंचा 1608 में। किसी एग्ज़ाम में ये भी पूछ दिया है, शायद यूपी या बिहार, दोनों में से किसी एक के पीएससी में कभी पूछा है कि हॉकिंस जिस जहाज़ से आया था उस जहाज़ का नाम क्या है, कभी शायद पूछा है। तो आप भी लगे हाथ याद रखिएगा, उस जहाज़ का नाम था हेक्टर। हेक्टर नाम के जहाज़ से 1608 में सूरत में उतरा और काफ़ी व्यवहार कुशल था। यही कारण है कि जहांगीर के दरबार में इसको भरपूर सम्मान मिला। इतना सम्मान मिला कि इसको 400 सवारों का एक मनसब भी मिल गया, मतलब जागीर मिल गई, मनसबदार बना दिया गया। कुल मिला के इसकी जहांगीर से काफ़ी घनिष्ठता थी। इसका फ़ायदा मिला कि इनकी सूरत में जो व्यापारी कोठी बिना अनुमति के इन्होंने स्थापित कर दी थी 1608 में। काफ़ी कुछ रियायतें मिल गई उनके लिए, लेकिन पुर्तगालियों ने बहुत विरोध किया। इस समय पुर्तगाली मुग़ल दरबार में काफ़ी छाए हुए थे, तो पुर्तगालियों ने हॉकिंस को जितनी भी रियायतें मिली थी, पुर्तगालियों के विरोध को देखते हुए वो सारी रियायतें एक प्रकार से छिन गई और ये 1611 में वापस चला गया। तो कोई ख़ास उपलब्धि नहीं। हाँ, एक उपलब्धि है कि सूरत में 1608 में एक अंग्रेज़ी व्यापारी कोठी की स्थापना कर दी गई। आगे चलकर 1613 में इसको अनुमति भी मिल गई, और आगे चलकर ये सूरत की जो व्यापारी कोठी थी अंग्रेज़ों की, स्थायी व्यापारी कोठी बन गई। मतलब भारत में अंग्रेज़ी गतिविधियों का केंद्र बिंदु बन गया सूरत। हॉकिंस के जाने के बाद जेम्स प्रथम के द्वारा ही अगला किसको भेजा गया? तो याद रखिएगा, टॉमस रो।
और टॉमस रो रहा कब से कब तक, तो 1615 से लेकर 18 तक। ये भी काफ़ी व्यवहार कुशल था और इसकी व्यवहार कुशलता का फ़ायदा अंग्रेज़ों को बहुत मिला और अंग्रेज़ी कंपनी जो है भारत में धीरे धीरे पैर जमाने लग गई। हम देखते हैं सूरत में अंग्रेज़ों को व्यापारी कोठी खुली चुकी थी। हम देखते हैं अगली व्यापारी कोठी 1611 में कहाँ पर, मछलीपट्टनम में, दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में खोल दी गई 1611 में। और दक्षिण भारत में चले जाइए, अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसार होता गया तो 1639 में मद्रास को पट्टे पर अंग्रेज़ों ने लिया, जिसको आज चेन्नई कहते हैं। तो उस ज़माने में मद्रास कहते थे। तो उस मद्रास के क्षेत्र को अंग्रेज़ों ने पट्टे पर लिया और पट्टे पर लेकर वहाँ पर एक किला बनाया, फोर्ट बनाया। कौन सा फोर्ट, तो याद रखिएगा कौन सा किला, सेंट जॉर्ज। 1639। तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा कि अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में बनाया गया पहला किला, पहला फोर्ट कौन सा है, सेंट जॉर्ज। कहाँ पर है, मद्रास। कब बनाया गया, 1639 में बनाया गया। तो हम देख रहे हैं एकदम दक्षिण तक ईस्ट इंडिया कंपनी फैल गई। इधर पश्चिम में हम देखें तो पश्चिम में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को बॉम्बे गिफ्ट के रूप में मिला। कैसे गिफ्ट के रूप में, दहेज के रूप में। किस ब्रिटिश राजा का विवाह हुआ, तो याद रखिएगा ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना। नाम भी देता हूँ। और ये विवाह कब हुआ था, 1661। और इस विवाह का परिणाम ये निकला कि पुर्तगाल के द्वारा बॉम्बे अंग्रेज़ों को दहेज के रूप में मिला। ये बात अलग कि उस समय का बॉम्बे मछुआरों की बस्ती थी, उसका कोई मोल ही नहीं था, कोई मोल नहीं था। इसलिए ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, चार्ल्स सेकंड ने क्या किया कि उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। इसका कोई मोल नहीं था, बहुत पिछा हुआ था। हम देखते हैं बॉम्बे, पिछा हुआ जो बॉम्बे था उसको विकसित बॉम्बे बनाने का, नींव डालने का काम किसने किया, तो याद रखिएगा इनका नाम जेराल्ड ऑंगियर। ये उस समय सूरत क्षेत्र के गवर्नर थे और बॉम्बे का क्षेत्र भी इन्हीं के पास आता था। इन्हीं के द्वारा आधुनिक बॉम्बे की नींव डाली गई। बाकायदा किलेबंदी करवाया गया, सिस्टमेटिक प्लान करके बसाने की कोशिश की गई। तो आधुनिक बॉम्बे की नींव किसके द्वारा डाली गई, जेराल्ड ऑंगियर के द्वारा। ठीक है। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि जब मुंबई बन ही गया तो इसी समय क्या हुआ, इसी समय स्वेज नहर चालू हो गया और स्वेज नहर के चालू होने के कारण बॉम्बे जो है वो पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह बन गया। और जब बॉम्बे पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह बन गया तो अंग्रेज़ों की व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र अब सूरत के बदले में क्या हो गया, बॉम्बे हो गया। तो याद रखिएगा जिसको आज हम मुंबई कहते हैं, ये बॉम्बे किसके द्वारा स्थापित किया गया, जेराल्ड ऑंगियर के द्वारा। जेराल्ड ऑंगियर के द्वारा ही बॉम्बे न केवल स्थापित किया गया बल्कि उसको व्यापारिक राजधानी के रूप में भी स्थापित किया गया। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार पश्चिम में बॉम्बे तक, दक्षिण में मद्रास तक, तो उधर पूर्व में कहाँ तक, तो हम देखें पूर्व में कोलिकाता नगर की स्थापना की गई। गोविंदपुर, सुतानाती और कोलिकाता, इन 3 गांवों की जमींदारी अंग्रेज़ों ने हासिल किया 1200 रुपये देकर। और इन्हीं तीनों गांवों को जोड़कर किलेबंदी करके वहाँ एक किला बनाया और उस किले का नाम था फोर्ट विलियम किला या फोर्ट विलियम, जो भी कहें, बनाया। और यही तीनों गांव आपस में जुड़कर आगे चलकर कोलिकाता नगर के नाम से फेमस हुए। तो याद रखिएगा कोलिकाता नगर का संस्थापक कौन, जॉब चारनाक। कब हुई थी स्थापना, 1698 में। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि भारत में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दिशाओं में ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे ही अपना पैर पसारती गई, अपने आप को मजबूत करती चली गई। इसी समय क्या हुआ, 1715 में 1715 में एक कमेटी भारत में भेजी गई। ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा एक कमेटी, जॉन सरमैन नाम था उनका, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी भारत में
मुग़ल बादशाह फ़र्रुखशियर के दरबार में भेजी गई इस विषय को लेकर कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज़्यादा से ज़्यादा क्या सहूलियत मिल सकती है, ईस्ट इंडिया कंपनी और ज़्यादा अपना विस्तार कैसे करे, इस विषय पर चर्चा करने के लिए भेजी गई। इसी समय क्या हुआ, मुग़ल बादशाह फ़र्रुखशियर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई, इतनी ज़्यादा कि उनको मतलब स्थिति बिल्कुल नाजुक हो गई। तो ये जो 1715 में जो कमेटी आई थी ब्रिटेन से, उसमें एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हैमिल्टन। और डॉक्टर हैमिल्टन ने क्या किया, मुग़ल बादशाह को बिल्कुल ठीक कर दिया। उनका ऐसा इलाज किया कि फ़र्रुखशियर बिल्कुल ठीक हो गए। और बिल्कुल जब ठीक ठाक हो गए तो इसी खुशी में उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 का फरमान जारी कर दिया। कब का फरमान? 1717 का फरमान। और 1717 का फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी सारी रियायतें दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार भी बढ़ता गया और व्यापारिक फ़ायदा, मुनाफा भी उनका बढ़ता गया। इसी कारण से 1717 के फरमान लिख देता हूँ, को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? हिंदी में कहें तो महाअधिकार पत्र, और इंग्लिश में कहते हैं तो मैग्ना कार्टा। तो आप याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा, ठीक है, या हिंदी में कहेंगे महाअधिकार पत्र किसे कहा गया है? 1717 के फरमान को कहा गया है। 1717 का फरमान किस मुग़ल बादशाह ने जारी किया था? फ़र्रुखशियर ने जारी किया था। फ़र्रुखशियर का इलाज किसने किया था? डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने किया था। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भी मजबूत होती चली गई। और इसके बाद हम देखें अगले प्रमुख यूरोपीय कौन थे, तो वो थे फ्रेंच। और फ्रांसीसियों की बात करें तो इनकी कंपनी का नाम था कंपनी देस इंदेस ओरिएंटलेज। इसकी स्थापना फ्रांस के राजा के सहयोग से हुई। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना में किसका योगदान था? फ्रांस के राजा लुई 14। इनके आर्थिक सहयोग से इस कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा, एक मंत्री थे कोलबर्ट के द्वारा इसकी स्थापना 1664 में की गई। चूँकि इस कंपनी का पूरा खर्चा फ्रांसीसी सरकार देती थी, इसलिए इस कंपनी को सरकारी कंपनी भी कहा गया। और सरकारी कंपनी होने का नुकसान इसको भुगतना पड़ा कि इसके कर्मचारियों में कोई मोटिवेशन नहीं था, खूब भ्रष्ट थे और उनको कोई मतलब नहीं था कंपनी से, ठीक है, और राजा का पैसा बर्बाद करना था। कुल मिला के हम देखें तो ये कंपनी स्थापित हुई और फ्रांसीसी भी वहीं से भारत में घुसे जहाँ से अंग्रेज़ आए, और उसी रास्ते में वो आगे बढ़े जहाँ से अंग्रेज़ आगे बढ़ते हुए भारत पर विस्तार किए। तो हम देखते हैं 1668 में सूरत में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई। सूरत में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा, फ्रांसिस कैरो के द्वारा स्थापित की गई, ठीक है। और यहीं से हम देखते हैं भारत में अंग्रेज़ भी आए थे 60 साल पहले। 1608 में अंग्रेज़ों की पहली व्यापारिक कोठी कौन सी? सूरत। और 60 साल बाद 68 में यहीं से फ्रांसीसी भी चालू हुए। और हम देखते हैं अंग्रेज़ों का अगला प्रमुख अड्डा कौन सा था? मुसलीपट्टनम। तो फ्रांसीसियों का भी अगला अड्डा कौन सा बना? मुसलीपट्टनम। कब? 69 में। ठीक है। और हम देखते हैं इसके बाद अंग्रेज़ और दक्षिण भारत जाते जाते मद्रास तक पहुंच गए, सेंट जॉर्ज नाम का किला बनाए। सेम टू सेम वैसे ही फ्रांसीसी कंपनी भी क्या करने लगी? दक्षिण भारत की ओर विस्तृत होने लगी। 1773 में फ्रैंक मार्टिन के द्वारा पौंडीचेरी की स्थापना की गई। पौंडीचेरी भी मद्रास के पास में ही है। तो इस तरह से दक्षिण में भी फ्रांसीसी अंग्रेज़ों की तरफ फैल गए। और हम देखते हैं जैसे अंग्रेज़ पूर्व में पहुंच गए कलकत्ता, कोलिकाता नगर, वैसे ही पूर्व में भी चंद्रनगर में इन्होंने अपनी एक स्थायी बस्ती, बंगाल में चंद्रनगर, वहाँ एक स्थायी बस्ती बना लिया। और हम देखें इसके अलावा माही में, मॉरिशस में
धीरे धीरे करके फ्रांसीसी कंपनी जो है विस्तृत होने लगी और अंग्रेज़ों के साथ उसका टकराव होना अनिवार्य हो गया। उसके पहले हम देख चुके हैं कि अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को भारतीय व्यापार से बिल्कुल सीमित कर दिया था। अंग्रेज़ों ने डचों को भारतीय व्यापार से बिल्कुल आउट कर दिया था। अब बच गई थी सिर्फ फ्रांसीसी कंपनी, और फ्रांसीसी कंपनी भी बहुत तेज़ी से भारत में विस्तृत होते जा रही थी और ख़ासकर भारतीय राज्यों के मामले में इंटरफेयर कर करके भारत के राजाओं से अच्छी अच्छी रियायतें लेने लग गई थी। कहने का मतलब फ्रांसीसी कंपनी अंग्रेज़ों की तुलना में काफ़ी मजबूत होने लग गई और यही कारण है कि दोनों के बीच में संघर्ष होना अनिवार्य हो गया। और ये संघर्ष युद्ध के रूप में कब कन्वर्ट हुआ? जब यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन का युद्ध चालू हुआ। और जब यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन का युद्ध चालू हुआ, वैसे ही भारत में भी फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के बीच में युद्ध चालू हो गया। हम देखें फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में एक के बाद एक करके 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, कब कब हुए तो याद रखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में चला। द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखिएगा 49 to 54 चला। और तृतीय और अंतिम कर्नाटक युद्ध देखिएगा, लिखा होगा 1758 से लेकर 1763 तक चला। और इसी तृतीय कर्नाटक युद्ध में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम था वांडीवास का युद्ध। और ये वांडीवास का युद्ध जो है वो हुआ 1760 में। और इस वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप में पराजित कर दिया। मतलब इतनी बुरी तरह पराजित किया कि दोबारा फिर फ्रांसीसी मजबूत नहीं हो पाए और धीरे धीरे भारत से उनका बोरिया बिस्तर का समापन हो गया। इस तरह से भारत में अंग्रेज़ों ने अन्य सारे यूरोपीय देशों को पराजित करके भारतीय व्यापार के ऊपर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। और जब उनका व्यापारिक एकाधिकार स्थापित हुआ तो उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी और उनको लगा कि क्यों ना पूरे भारत के ऊपर सैनिक अधिकार कर लिया जाए। और इस दिशा में अंग्रेज़ों ने पहला कदम कहाँ उठाया? बंगाल। और बंगाल के बाद, बंगाल को जीतने के बाद लाइन से एक के बाद एक करके सारे भारतीय राज्यों को पराजित किया और पूरे भारत के ऊपर अधिकार कर लिया। हम अंग्रेज़ और वर्सेस जो भारतीय राज्य थे, बंगाल, मैसूर, मराठा और भी जो भी सिख वगैरह, इन सबको अगली वीडियो में देखेंगे। आज इस वीडियो का समापन यहीं कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।